हेलो। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कोर्स शुरू किया था हमने इसमें 1789 से शुरू किया था। तो हमने अभी तक 3 वीडियोस में यूरोप के बारे में पढ़ा। यूरोप में पढ़ने के बाद हमने ट्रीटी ऑफ वाइना में 1815 में देखा कि ट्रीटी ऑफ वाइना से यूरोप में क्या चेंजेस हुए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इटली, फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी। अब यूरोप के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं उसके अलावा रशिया में क्या हुआ। तो आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे अबाउट रशिया। तो अगर हम रशिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रशिया की हिस्ट्री के को मेनली हम 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रांड डची ऑफ मॉस्को, ये वो पीरियड है जो हिस्ट्री का रशिया का जो हम मॉस्को से शुरू करते हैं। मॉस्को बीइंग द कैपिटल ऑफ रशिया, एक छोटे से स्टेट से शुरू होकर मॉस्को से हाउ इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज स्टेट रशिया, जिसको हम आज एक देखते हैं कि इसका कितना बड़ा एरिया है। तो इट स्टार्टेड विद ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को फ्रॉम देयर। सेकेंड सेक्शन है 1547 से 721 तक, सारडम ऑफ रशिया। सार हम बोलते हैं राजा को रशिया में, तो सेकेंड पार्ट है सारडम ऑफ रशिया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। थर्ड इज रशियन एम्पायर, जहाँ पे सारडम से एक तरीके से एक एम्पायर बना रशिया। फ्रॉम 1979 इट बिकम्स अ रिपब्लिक, रशियन रिपब्लिक। और 1992 से 1991 तक सोवियत यूनियन। हम इस वीडियो में अभी रशियन रिपब्लिक तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि हमको पता है वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था, अभी मैं हर देश के बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 तक हम पढ़ें, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में अलग अलग देशों में क्या क्या मूवमेंट्स हुए, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेके टिल द एंड ऑफ टिल द फॉर्मेशन ऑफ रशियन रिपब्लिक 1920। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पहले से शुरू करें तो सबसे पहले इसको किविन रूस के नाम से जाना जाता था, और इसमें 3 मेजर सेक्शंस थे। बेलारूस, एक जिसको आप ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को या रशियन टेरिटरी बोल सकते हो, और थर्ड है यूक्रेन। ये 3 टेरिटरीज थी जो जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ अलग अलग राजा थे। ठीक है, उसमें अब शुरू करें तो सबसे पहले हम 882 से 9112 तक देखें तो था ओलेग ऑफ नोवगोरोड। अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में देख सकते हैं। नोवगोरोड एक टेरिटरी है रशिया में, जहाँ पे ओलेग नाम का एक राजा हुआ। ही वॉज अ एक्सपेंशनिस्ट एंड ही कीप्स ऑन एक्सपेंशन फॉर हिज एरिया। ही डेवलप ट्रेड्स ऑफ फर्स, स्लेव्स, हनी एंड बीजवैक्स। तो उसके रीजन में रशिया में क्या चेंज हुआ था, ही वॉज लाइक एक्सपेंशनिस्ट, यानी कि जो अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और बिजनेस के लिए उसने रशिया से फर्स का, स्लेव्स का, हनी का और बीज वैक्स का बिजनेस है जो किया विद डिफरेंट यूरोपियन टेरिटरीज और आसपास के टेरिटरीज में। ठीक है, उसके बाद आया इगोर ऑफ कीव। ये जो राजा हुआ ये नोवगोरोड रीजन में नहीं होके ये यूक्रेन साइड का जो राजा था, दैट ही वाज नोन इनटू दैट एरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले नोवगोरोड के बारे में देखा 882 से 912 तक। उसके बाद कीव फ्रॉम 912 टू 945। ही वाज आल्सो एन एक्सपेंशनिस्ट, लेकिन उसको उसके बारे में एक चीज़ फेमस थी कि उसको वहाँ के लोगों ने 2 पेड़ के साथ बांध के, पेड़ों की तनों को झुका के, एक पैर एक पेड़ पे, दूसरा पैर दूसरे पेड़ पे बांध दिया था। जब वो दोनों पेड़ एक्सपेंड हुए तो वो बीच में से कट गया था। दिस इज हाउ ही वॉज किल्ड। उसके बाद जो मेजर किंग हुआ रशिया में, ही वॉज व्लादिमीर द ग्रेट। ही वॉज द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सक्सेसर इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। ही कॉन्कर्ड पोलैंड एंड वेस्ट ऑफ यूक्रेन। उसने जो पोलैंड वाला एरिया है, जो आप देखें अगर एटलस में यूरोप और रशिया के बीच में, यूरोप से अगर हम रशिया की तरफ जाते हैं देन जो पोलैंड आता है, ही वॉज द फर्स्ट वन हु कॉन्कर्ड पोलैंड एंड द वेस्ट ऑफ यूक्रेन। उससे पहले रशिया की टेरिटरी जो रही सिर्फ यूक्रेन तक रही, एंड
but he was the one who conquered Poland. He was known for Christianizing his empire. रशिया में जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसका एक्सपेंशन देने वाला भी व्लादिमीर द ग्रेट था. बिफोर दैट इट वाज अ पैगन किंगडम. पैगन किंगडम मतलब जहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं हों, अलग अलग धर्म हो, हम उस किंगडम को जनरली पैगन किंगडम बोलते हैं. बट व्लादिमीर द ग्रेट ही ब्रॉट क्रिश्चियनाइजिंग टू द रशियन एम्पायर. तो अगर हमने अभी जो चीज़ देखी, हमने रशियन हिस्ट्री को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया. ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को, सारडम ऑफ रशिया, फिर रशियन एम्पायर, रशियन रिपब्लिक, सोवियत यूनियन. हम लोग अभी ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को से पहले के कुछ राजा जो फेमस हुए उसके बारे में हमने देखा कि सबसे पहले एक राजा हुए नोवगोरोड रीजन में, उसके बाद इगोर ऑफ कीव, और थर्ड आया आपका व्लादिमीर द ग्रेट. हमने उनके पीरियड में रशिया में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए सिर्फ उनके बारे में देखा. अगर मैंने ओलेग के बारे में बताया तो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर बिजनेस फॉर रशिया इन आउटसाइड एरियाज. इगोर के बारे में ही वॉज द वन हु वॉज पॉपुलर इन यूक्रेन. और द थर्ड वन व्लादिमीर द ग्रेट. व्लादिमीर द ग्रेट because he was the one who Christianized the Russian region. और दूसरा he was the one who conquered Poland. चलिए अब आगे देखते हैं. व्लादिमीर के बाद जो नेक्स्ट किंग है यारोस्लेव 1019 से 1054. उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ही डिफीटेड कॉन्स्टेंटिनोपल, जो एक इम्पोर्टेंट किंगडम था उस ड्यूरेशन में. उसने वहाँ पे अपने टेरिटरीज के एक्सपेंशन के लिए कोशिश की एंड ही डिफीटेड मैनी रीजन्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ही ब्रिंग्स मोर एक्सपेंशन टू हिज किंगडम. ऑब्वियसली रशिया अभी एक्सपेंड हो रहा है. हमने देखा ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को के जब मैं बात कर रहा था आपको बताया था कि इट स्टार्टेड विद मॉस्को ओनली. एक रशिया की कैपिटल है जो आज मॉस्को, उस एरिया को अगर मैं बात करूँ वहाँ से शुरू होकर कैसे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा रशिया जो आज हम मैप में देखते हैं वो कैसे बना. हम जब उस जर्नी की बात कर रहे हैं तो हमने व्लादिमीर तक हमने देखा. सबसे पहले अपने जो 2-3 राजाओं के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें लास्ट हमने देखा था व्लादिमीर द ग्रेट. उसके बाद यारोस्लेव, ही रूल टिल 1054. उसके बाद उसने कुछ एक्सपेंशन के लिए ही गेट मैरिड टू अ बाइजेंटीन एम्पायर. वहाँ पे जो रानी थी उसके बेटे के साथ उसने शादी की और उसने अपने रीजन को काफ़ी एक्सपेंड किया. ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके पीरियड में. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर हुआ ही वॉज माइकल कर्निगोव. ठीक है. मैनी रूलर्स लेड आफ्टर हिम एंड लास्ट एंड प्रोमिनेंट अमंग द पीरियड वॉज माइकल कर्निगोव. अभी मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में यारोस्लेव के बाद कुछ और राजा आए, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं जिसके में कुछ मेजर अचीवमेंट हो. ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने कुछ पीरियड के लिए रूल किया होगा या, लेकिन अगर कुछ रिलेवेंट नहीं है तो हम उसको हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. लेकिन आपको पूरी हायरार्की देखनी हो तो मैंने इस वीडियो में आप स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में आपको दिखेगी पूरी की पूरी हायरार्की ऐड की है. फ़िलहाल के लिए अगर मैं माइकल कर्निगोव की बात करूं, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ हिज पीरियड. और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जब ये रूल कर रहा था इस टाइम रशिया के ऊपर मंगोल्स ने अटैक किया था. सो ही वॉज द वन हु फेस्ड द अटैक ऑफ मंगोल्स. जब मंगोल्स रशिया में आए तो उन्होंने रशिया के बहुत सारे एरियाज़ को जला दिया था. पूरी की पूरी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था मंगोल्स ने. 1223 से लेके अगर आप 1240 तक की बात करो तो मंगोल्स और आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम उन्होंने रशिया में काफ़ी इन्वेजन किया था और इस पीरियड में रशियंस की काफ़ी सिटीज़ को जला दिया था. उसके बाद वहाँ पे मंगोल में इस टाइम बातू खान नाम का एक रूलर होता था. उसका एक मैसेंजर आया था माइकल कर्निगोव के पास. ही वॉज एक्चुअली लुकिंग कि वो इस्लाम का एक्सपेंशन चाहता था कि रशिया में इस्लामीकरण हो जाए.
लेकिन माइकल कर्निगोव ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसका जो मैसेंजर आया था उसको ही मार दिया था। ऑब्वियसली अब बातू खान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने उसके ऊपर अटैक किया और फाइनली बातू खान ने अटैक कर दिया रशिया एम्पायर के ऊपर। तो माइकल कर्निगोव को मार दिया उसने। लेकिन उसके कारण उसको जो शहादत मिली या जो उसको रशिया के लोगों में जो रिस्पेक्ट मिली, इवन टुडे ही इज़ रिगार्डेड एज सेंट ऑफ रशिया। उसको लोग आज भी पूछते हैं क्योंकि उसने रशिया के, अगर वो उस टाइम हार मान लेता बातू खान से तो शायद रशिया का रिलीजन इस्लाम होता, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं होने दी। ही उसने अपनी जान देना पसंद करा, लेकिन उसने इस्लामीकरण एक्सेप्ट नहीं किया। हमने देखा माइकल कर्निगोव के पीरियड में रशियन डायनेस्टी फेस द थ्रीट ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स ने बहुत सारी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था रशिया की। उसके बाद मंगोल्स का इन्फ्लुएंस क्या रहा कि मंगोल्स इन्वेडेड द मेनी टेरिटरीज ऑफ रशिया, जिसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ। अभी आप ये समझो कि जो मंगोल्स थे उनका रिलीजन इस्लाम था और अभी व्लादिमीर ने एक नया रिलीजन इम्पोज किया था रशिया के ऊपर, क्रिश्चियनाइज किया था उसने रशिया को। तो जब मंगोल्स का जो अटैक था, वो जो उन लोगों की सोच थी वो रशियंस को उतनी पसंद नहीं आई, तो उनका जो विश्वास था क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर वो बढ़ गया। तो एक्चुअली इट इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च अमंग द पीपल एज मंगोल्स वर सीन एज अ गॉड पनिशमेंट। लोगों को ये लगा कि ये तो कोई कुदरत की सज़ा है उनके लिए मंगोल्स। तो उनका अपने धर्म क्रिश्चियनिटी के ऊपर उनका जो विश्वास था वो और बढ़ गया। तो विद इन्वेजन ऑफ मंगोल्स क्रिश्चियन रिलीजन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग इन रशिया बिकॉज द रिलीजन दैट मंगोल्स वर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस वो लोगों को उतना सूट नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इन्वेडर्स थे। वो मंगोल्स वो लोग थे जो एक नया सिस्टम उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे। उनको एक्सेप्ट नहीं किया रशिया ने और रशिया के लोगों ने, और उनके खिलाफ अनरेस्ट धीरे धीरे बढ़ाई मंगोल्स के लिए, और दे वर सीन एज अ पनिशमेंट ऑफ गॉड एंड दिस इंक्रीजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च एंड द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियन अमंग द पीपल। मंगोल्स ने क्या किया था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया था रशिया में, वो था मंगोल्स का एक टैक्सेशन सिस्टम जो रशिया में उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया था। और रशिया में कहीं ना कहीं अपनी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो दौर है वो शुरू हुआ। लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया और जो रशियन लोग थे दे ट्राई टू सेंट्रलाइज देयर पावर। उनको लगा कि मंगोल्स हैं, इनको बाहर निकालना है। तो उनको बाहर करने के लिए जो अपनी इंटरनल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉस्को बिगिंस टू बी द सेंट्रल हब ऑफ पावर फॉर रशिया। तो मंगोल्स के ऊपर लोगों का अनरेस्ट बढ़ा और धीरे धीरे चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि मंगोल्स के अनरेस्ट के बाद 1380 में फाइनली एक बैटल लड़ी गई एट कुलिकोवो विच वॉज टू रिमूव मंगोल्स फ्रॉम रशिया। रशिया का जो एम्पायर है उस रशिया के अंदर से मंगोल्स को ख़त्म करने के लिए 1380 में एक इन्फ्लुएंशियल बैटल जिसको रशिया में आज तक याद रखा जाता है, विच वॉज टू एलिमिनेट मंगोल्स फ्रॉम रशिया। मंगोल्स वर डिफीटेड एंड डिस्ट्रॉयड मॉस्को इन 1382। ऑब्वियसली दैट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। वो पहली बैटल थी रशियंस की मंगोल के खिलाफ। दे सेंट्रलाइज देयर पावर और उन्होंने मंगोल्स को हराने के लिए 1382 में एक बैटल लड़ी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन रशियंस को ये बात ज़रूर समझ में आ गई कि अगर एक बेटर प्लानिंग के साथ, बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ मंगोल से लड़ा जाए तो उनको हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मंगोल्स को कोई हरा नहीं सकता, मंगोल्स को बड़े अच्छे से हराया जा सकता है, लेकिन हमको अपनी पावर को सेंट्रलाइज करना है और थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। वो वाली बात है कि दुश्मन की कमियां थी वो पता चल गई है और अब फिर से तैयारी करेंगे, फिर हराएंगे। तो जो तैयारी की 1480 में दे फाउट अ डिसाइसिव बैटल एट उग्रा रिवर। रशिया में अगर आप मैप देखेंगे, आपके पास एटलस होगी, तो आप उग्रा रिवर है जो आप बड़े आराम से लोकेट कर सकते हैं मैप में। मैंने इसमें
डाला है इसमें स्लाइड में, आप यहाँ पे भी देखेंगे अभी। तो रशियंस डिफीटेड मंगोल्स एंड इंश्योर्ड 250 years of Mongol empire ended and marks the end of an era and Russia moves from Urartu dynasty to Tsardom। और मैंने आपको शुरू में जैसे 5 फेजेस बताए थे, सबसे पहले एक डायनेस्टी थी, जिसके बाद हमने बोला सार्डम आया रशिया में। तो दिस इज़ द डिसाइसिव बैटल जिसने 1480 में नींव रखी रशिया में सार्डम की। सार्डम क्या है? सार जैसे हम अभी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ सार्डम का मतलब क्या है, बट एक इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में रशिया की, द बैटल एट उग्रा रिवर इन 1480, जो हम याद रखेंगे, जहाँ से मंगोल्स का जो एम्पायर है वो ख़त्म हुआ और रशिया में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसको हमने बोला सार्डम ऑफ रशिया। ये लगभग 200 साल तक चला। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज़ सार्डम ऑफ रशिया। सार्डम के बारे में बात करूं, सार मीन्स राजा। ये जो दौर शुरू हुआ था, दिस बिगिंस विद अ ब्लडशेड एंड एंड्स विद अ ब्लडशेड। कहते ही हैं कि जब ये दौर शुरू हुआ, शुरुआत में भी बहुत खून खराबा हुआ, ये बैटल हुई उग्रा रिवर पे, और जब ये ख़त्म हुआ तो भी एक अच्छा खासा ब्लडशेड हुआ था। तो इट इज़ कॉल्ड दैट सार्डम बिगिंस विद द ब्लडशेड एंड एंड्स विद द ब्लडशेड। इसका जो पहला राजा था वो था इवान। इवान प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ सार, और उसने लगभग 1547 से 1584 तक रूल किया था। अब सार में आपको मतलब बता रहा था, सार सार मतलब राजा, ही इज़ कॉल्ड द किंग। इसको ज़ार बोलते हैं कुछ लोग, या आप ज़ार बोल सकते हैं। इसकी एक स्पेलिंग और भी है, कुछ लोग ZAR भी यूज़ करते हैं। ज़ार इज़ कॉल्ड द किंग। जैसे मंगोल्स राजा के लिए खान यूज़ करते थे, बाइजेंटाइन वाले लोग एम्परर यूज़ करते थे, द सेम थिंग रशियंस यूज़ द वर्ड ज़ार। अब मैंने बोला इवान जो था उसने खुद को ज़ार डिक्लेयर किया 1547 में, और 1584 तक उसने रूल किया। अगर मैं इवान के किंगडम की बात करूं, इवान के बारे में एक ब्रीफ की बात करूं, ही शोज एक्सीलेंट डिप्लोमेसी स्किल्स, ट्रेड, आर्ट एंड लिटरेचर वर्क ग्रोज इन हिज इरा। उसके दौर में लिटरेचर को, आर्ट को, डिप्लोमेसी उसकी काफ़ी अच्छी थी, जिसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पर उसके बारे में एक बात थी, वो मेंटली स्टेबल नहीं था। कुछ लोग उसको इवान द टेरिबल भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? ही किल्ड मैनी पीपल्स, मतलब जो उसके साथ एग्री नहीं हुआ, ही हैंग दम। ही हैज़ एब्सोलूट पावर्स एंड ही लीड्स टू हैंगिंग ऑफ मैनी पीपल। जो एरिस्टोक्रेट्स और बाकी जो भी लोग थे, उसने बहुत लोगों को मारा था जो उसके साथ एग्री नहीं होता था। एक वक्त था जब उसने एक साल के अंदर लगभग 12,000 लोगों को हैंग कर दिया था। दैट वाज नोन एज द मैसेकर ऑफ नोवगोरोड। आप यहाँ पे एक मैप भी देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है 1654 का, जो मैं आपको रशिया दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको जो रिवर की बात की, उसके मैंने वो रिवर भी दिखाई है, ठीक है, और उसके आसपास की जो टेरिटरीज हैं, जो मैप है वो भी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ इवान। इवान के बाद क्या? 1584 में इवान के जाने के बाद उसके बेटे ने रूल किया रशिया में। ही वॉज एज मेंटली अनस्टेबल एज हिज फादर। कमी उसमें भी कुछ नहीं थी, जैसे उसके बाप को बोला जाता है, ही वॉज इक्वली टेरिबल, उतना ही उसका भी दिमाग थोड़ा सरका हुआ था। लेकिन उसके दौर में और इवान की और उसके बेटे के दौर में फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके दौर में एक बोरिस गुडनोव नाम से एक एडमिनिस्ट्रेटर था। ही वो पर्दे के पीछे से उसने, क्योंकि उसको एक दौर देख लिया था इवान का, जिसमें लोगों को समझ में आया कि ठीक है, मेंटली अनस्टेबल है, तो उसको मैनेज करने के लिए बोरिस गोडनोव था, उसने उस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज किया उसके बेटे के दौर में। ही फोकस मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इंस्टेड ऑफ वार। उसने फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ने की बजाय अपने रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने की कोशिश की, एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और उसने पर्दे के पीछे से जो रूल किया, उसके बाद जैसे ही आफ्टर द सन ऑफ इवान, बोरिस एक्चुअली असेंडेड द थ्रोन एंड ही बिकम्स द नेक्स्ट जार ऑफ रशियन किंगडम।
पीरियड ऑफ बोरिस अगर मैं बात करूं 1598 से लेकर 1615 तक बोरिस ने रूल किया। बोरिस ने रूल किया आफ्टर इवान। ही प्रूव टू बी अ एग्जाम्पलरी रूलर। और लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अच्छे से काम किया था, बहुत अच्छे से उसने ध्यान रखा लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाई। लेकिन क्या हुआ, लो टेम्परेचर की वजह से रशिया का एक बहुत नॉन फेमिना था, वहाँ पे सारी फसलें ख़राब हो गई 1601 में। पूरा का पूरा मतलब उसका इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि 20 लाख लोग भूखमरी की वजह से मरे थे रशिया में। ऑब्वियसली अगर इतनी सिविल अनरेस्ट तो होगा ही उसके बाद, जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में देखा था, वहाँ पे भी लोगों के रेवोल्यूशन की या लोगों के विद्रोह की वजह क्या थी, जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो राजा के खिलाफ अविश्वास होना तो स्वाभाविक ही है। तो दिस लेड्स टू अनरेस्ट, और उसके बाद जो लोगों में अनरेस्ट हुआ तो दिस फाइनली इज कॉल्ड एज अ एंड ऑफ डायनेस्टी। एक दौर था जो ख़त्म हुआ, और इसको हम बोल सकते हैं कि रशिया में एक वो पीरियड था जिसमें लोगों ने विद्रोह किया, और जो सिविल अनरेस्ट की हम जो बात हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में देखी थी, वैसी चीज़ें रशिया में भी हुई। तो दिस मार्क्स एज अ पीरियड ऑफ चेंज। हमने जैसे एक फेज़ पढ़ा था अभी, जैसे सारडम आया, सारडम ने के दौर में यहाँ पे ये जो तख्ता पलट करने वाली बात होती है, इस इवेंट से क्या हुआ था, एक नई डायनेस्टी शुरू हुई थी रशिया में, विच वी कॉल रोमनोव डायनेस्टी। हुआ क्या, दिस फेमेन कोज ह्यूज डैमेज टू इकोनॉमी। ऑब्वियसली लोगों की इनकम पे फ़र्क हुआ, लोगों की इनकम पे फ़र्क हुआ तो देश की इकोनॉमी है उसमें मेजर डैमेज होना ही था, क्योंकि 20 लाख लोग मरे थे, कोई छोटी बात तो नहीं है। तो उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़े चीज़ों के, जो लोगों को चीज़ें, जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियत मिल रही थी वो नहीं मिली। तो उसके बाद उस सिचुएशन में मिकिल रोमनोव बिकम्स द ज़ार इन 1613। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है रशिया की हिस्ट्री में। और इसका इम्पेक्ट क्या हुआ, जो पोलैंड के साथ रशिया का रिलेशन था, जो व्लादिमीर द ग्रेट ने जीता था, वो रशिया से अलग हो गया। वहाँ पे जो रिलेशंस थी वो ख़राब हो गई। ओबियसली जो देश एक्सपेंड कर रहा है वो उसको फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, वरना लोगों में अनरेस्ट होगा। अभी क्योंकि 20 लाख लोग मरे हैं तो सिविल अनरेस्ट तो होना ही है, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो नए लोग इमर्ज होंगे, नए लीडर्स इमर्ज होंगे ऐसे सिचुएशन में लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो सेम सिचुएशन हैपेंड इन रशिया। तो उस सिचुएशन में पीटर द ग्रेट कम्स टू पावर इन 1697। अब हम इस दौर की अगर बात करें मिकिल रोमनोव के बाद, तो हमने उस दौर में देखा ही वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राउन्स या इम्पोर्टेंट ज़ार इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट लीडर आया था रशिया में वो था पीटर द ग्रेट। पीटर द ग्रेट कम्स टू पावर इन 1697। अगेन अब वो फेमेन वाली सिचुएशन में मिकिल ने संभाला जैसे भी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर, जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था पीटर। पीटर वॉज अगेन अ एक्सपेंशनिस्ट। अब क्योंकि वो सिचुएशन जैसे जैसे धीरे नॉर्मल हुई, पीटर ने वापस एक्सपेंशन की तरफ फोकस किया। ही वोन मैनी टेरिटरीज, और उसमें पोलैंड भी एक वो टेरिटरी थी जिसको उसने जीता। धीरे धीरे मंगोल्स के जो रीजन थे उनको रशिया में मिलाया गया, और influence of Russia becomes strong with passage of time. Mongolians keep losing other regions and their influence in Tsardom. Peter makes Russia a strong force and with it puts an end to Tsardom, and Tsar was no longer seen as divine blessing of God. लेकिन पीटर के बाद आप बोल सकते हैं कि ये जो दौर था सारडम का वो ख़त्म हो गया। उससे पहले क्या होता था, अगर हम सार की बात करें, ज़ार की बात करें, ही वॉज सीन एज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, उसको भगवान की तरह देखा जाता था। लेकिन इस फेमेन के कारण, इस अनरेस्ट के कारण, ये जो दौर रहा रशिया में, उसके बाद ये तो हो गया कि राजा कोई भगवान नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है, और वो कोई भगवान नहीं है। वो जो एक रूलर है जिसका काम है सिर्फ देश का ध्यान रखना, उसके पास कुछ पावर्स हैं, बट ही इज़ नॉट अ गॉड। ना ही कोई ऐसी कोई ख़ास बात है उसमें। और उसके साथ ही
दिस मार्क्स एज एन एंड ऑफ ज़ारडम इन रशिया। ठीक है, हमने देखा पीटर का फेस, जिसमें पीटर ने रशिया को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन यूरोप में हमने देखा कि 1700 सेंचुरी के बाद यूरोप्स में काफ़ी स्प्लिट हुए एंड पोलैंड आल्सो वाज अगेन रूल्ड सेपरेटली, बट रशिया वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस इनटू दैट रीजन। रशिया में इस वक्त अगर मैं पावर की बात करूं, 3 मेजर पावर हाउसेस थे जहां से रशिया को मैनेज किया जाता था। वो था मॉस्को, एवर एंड नोवगोरोड। पीटर ने रशिया को मॉडर्नाइज तो किया था एंड ही हैज़ मेड रशिया अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम फोर्स आल्सो। रशिया की जो नेवी फोर्सेस है उसके ऊपर उसने काफ़ी काम किया था। रशिया को जो इन्फ्लुएंस था उसमें पीटर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो स्लोली विद टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड, रशिया इज सेंट्रलाइज्ड इनटू सिंगल पावर सेंटर फोर्स फ्रॉम 3 सेंटर्स ऑफ पावर। अब हम रशियन एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ज़ारडम की तरफ देख लिया, ज़ार था जो रशिया के, हम उसकी जगह अब बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की। अब धीरे धीरे जो अलग अलग पावर हाउसेस थे रशिया में, उन सबको मिला के एक सिंगल पावर के रूप में रशिया एमर्जेस एज अ सिंगल पावर। रशिया इज सेंट्रलाइज्ड इनटू सिंगल पावर सेंटर फोर्स फ्रॉम 3 सेंटर्स ऑफ पावर। हमने जो 3 सेंटर्स की बात की, मॉस्को, एवर और नोवगोरोड, वो तीनों को सेंट्रलाइज करके एक सिंगल एम्पायर विच वी एक्चुअली कॉल टुडे एज रशिया। तो जिस रशिया की हम बात करते हैं उसकी नींव रखी गई थी 1721 में एक सेंट्रल पावर हाउस के रूप में। इन 1722 रशिया बिकम्स अ सिंगल एम्पायर फ्रॉम ज़ार, जहाँ पे अलग अलग राजा थे जो रशिया से रूल कर रहे थे, वहाँ से लेके नाउ हम कहाँ तक पहुँच गए हैं रशिया में, अ सिंगल एम्पायर, सिंगल एम्परर, जो पूरे रशिया को एक साथ चला रहा है। तो उसके बाद हम बात करें अब रशियन एम्पायर की। रशियन एम्पायर की जो एक नोन और फेमस रूलर है वो है कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन द ग्रेट रूल्ड रशिया फ्रॉम 1760 टू 1796। कैथरीन ने फर्दर रशिया को एक्सपेंड करने के लिए शी अटैक्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर। शी फाउट अ बैटल विद टर्की इन 1768 to 1774. She was constantly in war with टर्की एंड शी ब्रिंग्स हैवी डिफीट्स टू टर्की। रशिया जो एक सिंगल एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, रशिया अभी फर्दर एक्सपेंड कर रहा है। रशिया ने फाइनली क्रीमिया नाम का एक रीजन है, अगर आप रशिया के मैप में यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो क्रीमिया एक जगह है जिसके ऊपर रशिया ने अपना टर्की से वो रीजन को ले लिया है इनटू द बैटल ऑफ टर्की। तो कैथरीन ने फर्दर एक्सपेंड किया रशिया को। उसके बाद उसने फर्दर पर्सिया के भी ऊपर अटैक किया इन 1796। शी ट्राइड टू एक्सपेंड रशिया फर्दर, लेकिन वो उस ड्यूरेशन में शी डाइड और उसके बेटे पॉल ने वहाँ का किंगडम आगे फर्दर कंटिन्यू किया। अब लेकिन जो पॉल था, ही वॉज अ सन ऑफ कैथरीन, बट अनलाइक हिज मदर ही वॉज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट। उसने एक्सपेंड करने पे उतना फोकस नहीं किया। ही कॉल्स हिज सोल्जर्स फ्रॉम द वॉर्स ऑफ पर्सिया। उसने पर्सिया की वॉर से अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एक्सपेंशन में नहीं होके ही बिलीव इन डिप्लोमेसी। उसने बाकी आसपास के देशों के साथ अपने रिलेशंस बेटर करने की कोशिश की। ही इन्फोर्सेस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज इन हिज नियर बाय रीजन इंक्लूडिंग फ्रांस। मतलब उसने फ्रांस तक के रीजन में, अगर आपने यूरोप का मैप देखा पूरा यूरोपियन रीजन, तो फ्रांस तक उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बिल्ड किए थे। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि रशिया और फ्रांस का जो रिलेशन है 1801 में, अगर हम वहाँ तक पहुँचे तो फ्रांस एंड रशिया में कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड हुए थे। अब आप देख रहे हैं 1801 में हम लोग फ्रांस में धीरे धीरे नेपोलियन का फेज़ आया। आज हमने वहाँ पे पढ़ा था अलेक्जेंडर के बारे में। तो इन 1801 अलेक्जेंडर बिकम्स ए सक्सेसर। पॉल के बाद नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कैथरीन। ही वॉज, जैसे
कैथरीन वॉज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन, पोल ने एक्सपेंशन पर ध्यान ना देके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे फोकस किया था, बट अगेन ही वॉज अ एक्सपेंशनिस्ट, ही फोकस टू एक्सपेंड द एम्पायर ऑफ रशिया, ही फॉलोड द सेम पॉलिसी एज दैट ऑफ कैथरीन। अभी आपको पता ही है कि नेपोलियन को हराया था अलेक्जेंडर ने, तो ही बिकम्स विक्टोरियन ओवर नेपोलियन। रशिया मूव्ड टुवर्ड्स नॉट ओनली ह्यूज मिलिट्री फोर्स बट ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल पावर। हमने अभी तक देखा कि रशिया में मिलिट्री पावर का, नेवी का इन्फ्लुएंस अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग ज़ार जो हम रशिया में बोलते हैं, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। बट अगर हम बात करें अलेक्जेंडर के दौर की, ही ऑल्सो फोकसेस ऑन मेकिंग रशिया एन इंटेलेक्चुअल पावर। जो इंटेलेक्ट की बात, जो थॉट प्रोसेसेस यूरोप से एमर्ज हो रहे थे, सेम थिंग हैपेंड इन रशिया। रशिया ऑल्सो ग्रोज एज एन इंटेलेक्चुअल पावर इन द एरा ऑफ अलेक्जेंडर। उसके बाद अगर हम सिचुएशंस रशिया में ऐसी रही कि रशिया वॉज लुकिंग फॉर एन एक्सपेंशन, हमने देख लिया अलेक्जेंडर ने रशिया को एक्सपेंशन की तरफ उसने फोकस किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेवेंट चीज़ होती है रशिया में, रशिया वॉज एक्सपेंडिंग, दैट वॉज रशियन जापानीज़ वॉर 1904 से 1905। मतलब बाकी 100 साल में 1815 से 1900 तक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें अभी नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर मैनी पीपल हु कम रूल रशिया, लेकिन जो नेक्स्ट रिलेवेंट इवेंट है रशिया के हिस्ट्री में जिसका इम्पेक्ट रशिया के ऊपर हुआ, वो था रशियन जापानीज़ वॉर। दिस हैपेंड इन 1904 to 1905। रशिया एंड जापान कम्स ऑन ओवर वॉर ऑन कॉन्फ्लिक्ट ओवर रीजन मंचूरिया एंड कोरिया। अब रशिया सिर्फ यूरोप की तरफ एक्सपेंड नहीं कर रहा, वेस्टर्न कॉर्नर पे ही एक्सपेंशन चल रहा है, ईस्टर्न कॉर्नर पे भी चल रहा है। उसके ईस्ट में रीजन है मंचूरिया एंड कोरिया। अगर आप अभी मैप में देखेंगे मंचूरिया और कोरिया, आप अपने एटलस में इसको लोकेट कर सकते हैं। ये जापानीज सी के पास का जो एरिया है मंचूरिया एंड कोरिया, दैट वाज द सेंट्रल रीजन around which the war happened between Russia and Japan. Japan comes to attraction of world and emerges as powerhouse in East Asia. ये जो वॉर हुई, इस वॉर के बाद जापान emerges as a victorious force. Japan gets military victory over Russia which surprises the world. और इसको वॉर के बाद जापान और रशिया जब बैठे साथ में, द ट्रीटी हैपेंड बिटवीन रशिया एंड जापान विच वाज मीडिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। एक बंदे ने बीच में, यूएस के प्रेसिडेंट ने बैठ के जापान और रशिया की सलाह मशवरा हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई। लेकिन जो सरप्राइज था लोगों के लिए, जो रशिया एक विच वॉज सीन एज अ ह्यूज मिलिट्री फोर्स, इट वॉज डिफीटेड बाय अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड जापान। और इसकी वजह से एशिया में जो जापान का इन्फ्लुएंस बढ़ा, वो दुनिया की नज़र में जापान हाईलाइट हुआ कि अच्छा, जापान भी इतना पावरफुल देश कोई हो सकता है जिसने रशिया जैसे एक बड़े किंगडम को हरा दिया। जापान कम्स टू अट्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड एंड इमर्जेस एज अ पावर हाउस इन ईस्ट एशिया। This results in a Russian Revolution in 1905 as civil unrest follows after the defeat of Russia. Obviously अब पॉलिटिकल हलचल तो होनी ही थी कि ऑब्वियसली रशिया मिसमैनेज द इवेंट, नहीं तो एक छोटा सा जापान इतने बड़े रशिया को कैसे हरा सकता है। इसका आकलन तो लोगों ने बैठ के किया ही था। जो राजा के विरोध में कुछ लोग हुए, एक सिविल अनरेस्ट हुआ, लोगों ने peasants, workers and military mutinies followed. उसके बाद अनरेस्ट बढ़ता गया peasants में अपनी ज़रूरतों को लेकर, और जो बाकी वर्कर्स थे उन सब लोगों को इकट्ठा किया गया एंड रशियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू पावर इन 1906। अब इस वॉर के बाद जो सिचुएशन हुई, उसके बाद यहाँ से जो राजाओं का दौर था, जैसे हमने फ्रांस में देखा था एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, वो आइडियाज़ ट्रैवल किए रशिया में भी उस सिविल अनरेस्ट में। तो यहाँ पे भी ये समझा गया कि सारी पावर राजा के पास होना ठीक नहीं है। हमने जो यूरोप में जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, द सेम थिंग हैज़ नाउ हैपेंड इन रशिया। हमने देखा था वो
1789 से जो चीज़ें फ्रांस में हुई थी आफ्टर द डिफीट ऑफ किंग, same thing happened in Russia in 1906. Now Russian monarch was made answerable to the bicameral parliament. 1906 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें पार्लियामेंट के दो हाउसेस बनाए गए थे. अपर हाउसेस को बोला गया स्टेट ऑफ काउंसिल एंड लोअर हाफ को बोला गया ड्यूमा. Upper house is called state council, of which half members are nominated by Tsar and half elected by the people. Lower house is called Duma, of which people are chosen from different sections of society. तो दो हाउसेस बने जिनसे जो अपने मोनार्क से सवाल पूछ सकते थे. सारी पावर अब ज़ार के पास नहीं थी. अब दो हाउसेस इलेक्ट हो गए थे. अपर हाउस में आधे लोग ज़ार के नॉमिनेट किए हुए थे और आधे लोगों के. तो नाउ द ज़ार इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. ड्यूमा हैज़ द राइट टू लेजिस्लेशंस एंड they can question Tsar's minister also. Monarch although has power to veto Duma at any point of time and can even dismiss Duma. तो अब हमने वो दौर देखा रशिया में जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज हुई. अब हम 1906 में उस फेज़ में आ गए हैं जहाँ लोगों ने अपने राजा को आंसरेबल बना दिया है. कुछ लोग ज़ार के नॉमिनेट किए हुए हैं, कुछ लोगों के चुने हुए लोग थे. बट ऐसा नहीं है कि अब सारी पावर्स किंग के हाथ में. ऐसा भी नहीं है कि उसके हाथ में कोई पावर नहीं बची. बट ही वॉज मेड आंसरेबल. हम रशिया में भी उन मॉडर्न चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमने यूरोप में देखे थे. यहाँ पे दो हाउसेस बने हैं. ही वॉज मेड आंसरेबल. लोग उससे सवाल पूछ सकते थे कि ये फैसला कैसे लेना है. लोग सलाह दे सकते थे. मोनार्क के पास लेकिन अभी भी पावर थी. ही कैन डिसमिस ड्यूमा. ऑब्वियसली चेंजेस एकदम से नहीं आते हैं. ये हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में भी देखा है. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, विद टाइम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस हुए. तो रिफॉर्म्स टेक देयर ओन टाइम. एकदम से ऐसा नहीं होता है. हम लोग बढ़ रहे हैं उस फेज़ की तरफ जहाँ पे एक राजा जो चाहे वो कर सकता था. फिर हमने राजा को आंसरेबल बनाया. धीरे धीरे राजा की पावर कम होते होते आज हम जैसे देखते हैं, हमारे देश में भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं कि वी चूज़ आवर ऑन प्राइम मिनिस्टर्स. अब हम उस फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे वर्ल्ड में. हमने यूरोप में देखा, हमने रशिया में देखा कि द पीपल हु रूल्ड, हु रन द किंगडम ऑन देयर ओन विल, नाउ दे आर मेड आंसरेबल. अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं. तो निकोलस रोमानोव इज़ द सन ऑफ अलेक्जेंडर थ्री. अलेक्जेंडर थ्री जो था, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक इमोशंस. जो लोगों में अनरेस्ट हो रहा था वो उनको समझ रहा था. और उसको ये बात समझ में आई थी कि ये वक्त आ गया है कि अब रशिया में भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाए. राजा के पास वो सब पावर रहेंगी. क्योंकि यूरोप से जो आइडियाज़ अब फैल रहे थे बाकी रीजन्स में, उसको अलेक्जेंडर ने समझा था. उसने कोशिश की थी. वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन रशिया में कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है. लेकिन हुआ क्या, वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाता इससे पहले ही लोगों ने उसको मार दिया. लेकिन जब उसको मारा तो उसके बाद जो निकोलस आया, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड. लोगों ने जो किया उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अलेक्जेंडर के जो भी प्लान्स थे उन सब प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. और जो सिविलियन लिबर्टी की जो भी बात चल रही थी उन सब लोगों को उसने बुरी तरीके से सप्रेस किया. उन लोगों को उसने मार दिया जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. और एक तरीके से जो सिविल लिबर्टी की बात थी उसको उसने पूरा अच्छे से दबा दिया. उसने उन फोर्सेस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. फिर हुआ क्या, इन 1896 निकोलस वाज गेटिंग मैरिड और उसने सब लोगों को इनवाइट किया था. एक तरीके से दैट वाज अ नेशनल मैरिज. सब लोगों को ओपन इनविटेशन मिला, लोग आए उधर. लेकिन क्या हुआ, शादी में कहीं से ये र्यूमर फैल गया कि शादी में उतना खाना अवेलेबल नहीं है जितने लोग आए हुए हैं. तो इसकी वजह से भगदड़ मच गई खाना खाने के लिए कि भाई खाना ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, खाना बहुत कम है. उसकी वजह से एक पैनिक हो गया रशिया में, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए. उस इवेंट की वजह से क्या हुआ, निकोलस की जो इमेज थी ना वो ख़राब हो गई. लोगों के बीच में एक अनरेस्ट हो गया. लोगों को ये लगा कि ये एक अपशगुन टाइप कुछ चीज़ हो गई है कि भाई अब रशिया के साथ ना कुछ अच्छा नहीं होने वाला. ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये सही नहीं है.
In 1905, further due to scarcity of food, many people went on strike. Protests were on large scale when Nicholas created open fire, and this again led to killing of thousands of people. 1905 में चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से और जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, उसके ऊपर निकोलस ने गोलियां चलवा दी. गोलियां चली तो ऑब्वियसली लोग मारे गए. उसकी वजह से वो चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकल गई. पीपल डिमांड फॉर रिफॉर्म्स. लोग अड़ गए इस बात पे कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पास सारी पावर रहेंगे, अब तो आपको अपनी पावर्स को सरेंडर करना ही पड़ेगा. वो जो इवेंट था, जो गोलियां चली, उसकी शादी में जो हुआ, उसके बाद से लोगों का निकोलस से भरोसा बिल्कुल उठ गया. ड्यूमा जो लोगों ने पार्लियामेंट बनाई, जैसे हमने यूरोप में बैठे देखा था, लोग बैठे, उन्होंने डिस्कस किया. सेम थिंग हैपेंड इन रशिया. एक ड्यूमा कॉन्स्टिट्यूट हुई, दे डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसको जो राजा ने एक्सेप्ट तो कर लिया निकोलस ने, लेकिन उसने जो सुझाव दिए निकोलस को, वो तो उसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं थे. इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन निकोलस को नहीं थी. उसने सीधे सीधे जितने 2 सेशंस हुए ना, दे स्ट्रेट अवे डिसमिस्ड बाय निकोलस. निकोलस ने बोल दिया कि भाई ये सब नहीं हो सकता. लेकिन जो फाइनली 3rd सेशन हुआ ड्यूमा का 1907 में, दैट वाज फाइनली कंप्लीटेड एंड रिफॉर्म्स वर डिस्कस्ड. अब पहले 2 सेशंस को तो निकोलस ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था. दे आर स्ट्रेट अवे डिसमिस्ड बाय निकोलस. पर 3rd सेशन वाज कंप्लीटेड और उसमें उनके विचारों को निकोलस ने सुना. लेकिन जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, अगेन 4th सेशन वाज डिसमिस्ड बाय निकोलस. लेकिन लोग तब तक तैयार थे और इस बार उन्होंने निकोलस को जाने नहीं दिया. ही वाज मेड टू रिज़ाइन. और फाइनली मोनार्की एंड ड्यूमा के बीच का जो झगड़ा था वो ख़त्म हुआ और एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ. लेकिन अब हम जहाँ पहुँच गए हैं 1907 में, हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं. हमको पता है थोड़े वक्त बाद एक वर्ल्ड वॉर हुई है विच हैज़ एक्चुअली चेंज द रशियन एम्पायर. तो हमने उससे पहले देख लिया कि ड्यूमा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन रशिया में आ गया है. लेकिन अब रशिया में इस चेंज के बाद एक जो नेक्स्ट फेज़ जो है वो आएगा वर्ल्ड वॉर में. हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे जहाँ पे रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है. उसके बाद थोड़े ही वक्त बाद हम रशिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर तक पहुँच गए हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड वॉर अलग अलग. पहले हम सब कुछ और देशों के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था या जिनका रोल था उसमें. और वर्ल्ड वॉर 1 हैज़ ऑब्वियसली चेंज रशिया ऑन अ ह्यूज एक्सटेंट. तो वो हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, हमने अभी तक रशिया के बारे में हमने 5 फेजेस बताए, जिसमें से हमने 4 फेजेस देख लिए. कैसे रशिया मॉस्को से लेकर रशिया में एक्सपेंशन हुआ, रशिया में कैसे नेपोलियन को डिफीट किया. रशिया में हमने एक फेमाइन के बारे में पढ़ा जिसमें 20 लाख लोग मारे गए. फिर उसके बाद रशिया में हमने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में पढ़ा कि रशिया में ये जो रेवोल्यूशन हुआ था वो कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई. और उसके बाद हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. हमने जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, सेम चीज़ें रशिया में हुई. रशिया में थोड़ी लेट हुई. हमने देखा 20th सेंचुरी में रशिया में फाइनली 1906-1907 में रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. मोनार्क वाज फाइनली मेड आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. हमने 1907 तक का रशिया ट्रैवल किया. हमने एक ब्रीफ ऑफ रशिया देखा कि रशिया में किस तरीके के राज था, कहाँ से रशिया में एक्सपेंशन हुए, रशिया में कि कौन कौन से मेन रूलर्स हुए. और फाइनली रशिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है जिसकी हमने जैसे यूरोपियन में एम्पायर में देखी थी. सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड इन रशिया. इसके बाद जो होना है वर्ल्ड में, ऑब्वियसली नेक्स्ट अपकमिंग थिंग इज़ वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और देश की हिस्ट्री देखेंगे. हम यूएस का देखेंगे, हम अफ्रीका का देखेंगे, हम ब्रिटेन का देखेंगे. उसके बाद हम सब देशों को
वर्ल्ड वॉर वन तक के फेज़ में ले आएंगे। हम लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि इस देश में क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर वन में देखेंगे किस देश ने उस रीजन में कितना कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड वॉर वन में, उसके बाद चीज़ें कैसे कैसे बदली, वो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आई जस्ट होप कि हमने जो रशिया की हिस्ट्री को बहुत ब्रीफ में पढ़ा है वो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई फीडबैक है आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपका कमेंट ज़रूर देखूंगा। और इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक, अगर मुझे लगेगा आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, ऑब्वियसली आई विल इम्प्रोवाइज़। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।